अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर्स। लास्ट टाइम हमने जो शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए थे वो थे जी 5.10 तक। अब इससे आगे इंशाल्लाह फर्दर हम करेंगे 5.11 से स्टार्ट। क्या था स्टेटमेंट, कहता कैन यू डिटरमाइन द मास ऑफ आवर मून, इफ़ यस देन व्हाट यू नीड टू नो। क्या आप जो है वो चांद का मैस निकाल सकते हैं? अगर फाइंड कर सकते हैं तो व्हाट यू नीड, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम ये फार्मूला देखें तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है फॉर, जैसे वो हमने मैस ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला निकाला था, सेम टू सेम हम वो फार्मूला दोबारा लिखेंगे कि मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू किसके था जी बेटा, मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला था जी G/² ओवर कैपिटल जी। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें बेटे तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ के लिए ये फार्मूला था। अगर मैं बात करूँ मैस ऑफ मून की तो फिर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। और इस फार्मूले के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पहले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, G=10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब ये वाली नहीं यूज़ होगी क्योंकि अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है, अगर हम मैस ऑफ मून की बात करें तो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है हम वो बात करेंगे, और वो आई थिंक 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और इस तरह से जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी वो होगा जो मून का है, अर्थ का तो नहीं होगा। तो रेडियस ऑफ मून की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होंगी, ये ऊपर वाली कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून हो जाएगी, और इस तरह से रेडियस ऑफ अर्थ की बजाय रेडियस ऑफ मून हो जाएगा। उसके आंसर में आप लिखेंगे क्या बेटा कि यस वी कैन फाइंड द मास ऑफ द मून। पहली स्टेटमेंट का जो आंसर है वो ये आ जाएगा कि हम चांद का मास निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देन इफ़ यस का जो आगे आंसर है कि अगर इफ़ यस का ठीक है तो फिर कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून एंड द रेडियस ऑफ मून। हमें क्या होना, हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून एंड द रेडियस ऑफ द मून इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द मास ऑफ द मून। हमें चांद का मास निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए और दूसरा रेडियस ऑफ द मून, यानी कि मून का चांद का रेडियस भी चाहिए। तो ये था बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 5.12 की जानिब। वाई डज द वैल्यू ऑफ द जी इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो बेसिकली आपके पास टॉपिक है और हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी की थी आर्टिकल नंबर्स में कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है वो क्यों चेंज होती है जी, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। ये है जी वेरिएशन विद, तो यहाँ से देखें बेटा इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी इज डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ, ये उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों निशान लगा लें, अर्थ ऑन द सरफेस। द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि क्योंकि ये वैल्यू रेडियस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेडियस जितना बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब कि आप ज़मीन के सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे ग्रेविटेशनल वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और जितना करीब आते जाएंगे ग्रेविटेशनल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो ये सारा हमने पैराग्राफ जो है वो याद करना है उसके आंसर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इससे जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, लेट्स सी जी 5.13 एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ द जी वेरीज विद आल्टीट्यूड। ये भी हमारे पास आर्टिकल है और ये भी हमने आर्टिकल में इसको डिफाइन किया हुआ है। इसके पीछे यहाँ पे देखते हैं जी, ठीक है बेटा यही आंसर है हमारे पास इसमें भी। इसमें देखें यहाँ पे जिक्र है, इफ़ द डिक्रीज आल्टीट्यूड देन द आल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर प्लेस अबव द सी लेवल, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेट एट द सी लेवल एंड देन एट द हिल्स। यानी कि समंदर की सतह के बराबर अगर कोई जिस्म खड़ा है वहाँ पे है तो उसके पास जो उसका जो आल्टीट्यूड है वो कम है,
बनिस्बत किसके, अगर कोई पहाड़ पे खड़ा है। ज़ाहिर बात है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखें ये जो अर्थ है इसका सेंटर यहाँ से जो रेडियस है डेफिनेटली वो कम है। अगर यहाँ पे एक पहाड़ी खड़ी हो जाती है तो यहाँ पे जो इसकी पीक है वो डेफिनेटली इसके सेंटर से क्या है, दूर है। और सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड आल्टीट्यूड। तो यही वो पूछ रहा था, वेरिएशन ऑफ आल्टीट्यूड, और इसका आंसर भी सेम टू सेम यही है। इसके जो पैराग्राफ का लास्ट पोर्शन है वो हमारे पास इसके आल्टीट्यूड का आंसर है कि हमारे पास जो आल्टीट्यूड है और वैल्यू ऑफ जी जो है वो वेरी करती है विद आल्टीट्यूड। नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है जी, 5.14 व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इससे बिल्कुल अगला टॉपिक यही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन एंड हाउ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम लॉ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशंस को ज़रा ध्यान कर लेते हैं। इसी टॉपिक पे आ जाए बेटा, ये है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। और इसके नीचे ही डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। वो ऑब्जेक्ट, वो जिस्म जो किसी प्लैनेट के गिर्द घूमे वो सैटेलाइट कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट द मून ऑफ द अर्थ एंड ये नेचुरल सैटेलाइट है। एंड साइंटिस्ट, यहाँ से शुरू होगी, साइंटिस्ट हैव द सेंड मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्पेस, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यहाँ पे ये डेफिनेशन कंप्लीट। इससे पहले सैटेलाइट की, नेचुरल सैटेलाइट की, और ये फिर आ गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा उसने बात की है हमारे पास न्यूटन्स के हवाले से। उससे अगला सवाल क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ सैटेलाइट। कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है उसको किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हवाले से, तो चलते हैं उसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास बात करने लगे हैं फिजिक्स के हवाले से। ओके जी, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एफ इज इक्वल टू किसके हैं, जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ये देखें बेटा, ये फार्मूला था हमारे पास, लेकिन ये जो फार्मूला है ये बिटवीन टू मैसेज है। उसमें एक मैस था सपोज m1 है, एक मैस जो है वो सपोज m2 है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक मैस है अर्थ और दूसरा कोई स्मॉलेस्ट मैस है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस जो हम कंसीडर करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये यहाँ से यहाँ तक कोई हाइट है h, तो टोटल जो इनके दरमियान डिस्टेंस होगा d वो इक्वल टू आ जाएगा r प्लस h, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने इसको वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास जो f की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है जी, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r प्लस h। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब फर्ज करें ये जो मास मैंने सपोज किया था स्मॉल m, ये फर्ज करने मास ऑफ सैटेलाइट है। तो अगर मास ऑफ सैटेलाइट है तो ये हमें देखें यहाँ पे मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ, और उसके नीचे बिल्कुल आ जाए तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर जितना ये सैटेलाइट को हमने रखा वो वैल्यू मौजूद है यहाँ पे। तो आप बेटा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला वी हैव द masses of two objects and also mass of the satellite and mass of the earth and also the distance between their center which is the radius of the earth and the height of the on the surface of the earth, ठीक है। तो इट विच इज़ हेल्प, ये क्योंकि हमें हेल्प करता है इसी फार्मूले से, इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है टू फाइंड द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। तो उर्दू में भी आप जिसे यही लिखेंगे
कि क्योंकि ये हमें इस फार्मूले से हमें अर्थ और मैस ऑफ सैटेलाइट, अर्थ और सैटेलाइट का जो मैस है इन दोनों के दरमियान के अलावा हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है और जो हाइट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, चारों चीज़ें। इस वजह से ये फार्मूला जो है वो हमें मोशन ऑफ सैटेलाइट के लिए हेल्प करता है। इसके साथ ही हमारा जो आज का आर्टिकल है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स को आप ज़रूर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।